प्यारे बच्चों, कक्षा 8 की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, आपका पहला चैप्टर है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। यानी इस चैप्टर में हमें भाषा के बारे में, बोली के बारे में, लिपि तथा व्याकरण के बारे में पढ़ना है। भाषा क्या होती है? यानी इंसान जब अपनी बातचीत या अपनी भावनाओं को या अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो उसके लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं वो भाषा कहलाता है। तथा बोली जो होती है वो किसी एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जो होती है उसे हम बोली कह देते हैं। लिपि यानी जब भाषा को हमें लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो चिन्ह लिपि कहलाते हैं। और व्याकरण एक ऐसा शास्त्र होता है जिसकी वजह से भाषा को शुद्ध रूप प्रदान किया जाता है। ठीक है, यानी व्याकरण का और भाषा का बहुत गहरा संबंध होता है। भाषा पूरी व्याकरण पर निर्धारित होती है। व्याकरण की वजह से ही भाषा में शुद्धता आती है। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को हम एक एक करके पढ़ेंगे आराम से समझते हुए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मनुष्य का जो जीवन है वो ईश्वर का एक अमूल्य वरदान है और मनुष्य को बातचीत करने की जो विशेषता होती है वो मनुष्य को अन्य जीवों से भिन्न तथा विशिष्ट बनाती है। भाषा उसकी पहचान है। भाषा का प्रयोग वह अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए करता है। यह एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो उसे समाज से जोड़ता है। यानी इंसान को समाज में रहने के लिए भाषा का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ देखिए आपको कुछ चित्र दिखाए जा रहे हैं। पहले वाले चित्र में आप देखो तो यहाँ पे एक इंसान आपको सोचता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये क्या कर रहा है? अपने हाव भाव को, अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये सोच रहा है कि लॉकडाउन कब खत्म होगा और मैं कब घूमने जा पाऊंगा। ठीक है, यानी कुछ सोच रहा है। दूसरी डायग्राम में देखो आप, यहाँ पे दो लोग अब कुछ इशारा करके अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कई लोग जो गूंगे बहरे होते हैं, जिनको मूक या बधिर बोला जाता है, वो अपने विचारों को बोल नहीं सकते तो वो क्या करते हैं, वो कुछ इशारे करके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ एक बच्चा आपको रोता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये बच्चा क्या है, अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहा है रोकर। इसे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इसका खेलने का मन कर रहा है। वो क्लियरली नहीं बोल पा रहा है लेकिन फिर भी वो रोकर अपनी इच्छा को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे इंसान अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। लेकिन इन सारी चीज़ों से एक शिष्ट समाज का व्यवहार नहीं चल पाता। ठीक है ना, अगर इन चीज़ों से क्या कर सकते हैं हम, एक जो शिष्ट समाज होता है उसका व्यवहार नहीं चल सकता। तो इसीलिए हमें एक भाषा रूपी साधन का ज़रूरत होती है और इसीलिए भाषा का विकास हुआ है। भाषा शब्द जो है वो भास धातु से बना हुआ है, यानी भास शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा की जो ध्वनियाँ हैं वो अर्थपूर्ण, उसकी ध्वनियों से अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण होता है। यानी कोई भी शब्द आप बोलोगे तो उसका कोई ना कोई अर्थ होगा। जैसे सपोज आपने बोला कपड़ा, तो कपड़े का एक अपने आप में अर्थ होगा। ठीक है, तो भाषा क्या होती है? भाषा से ही अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों के सार्थक समूह वाक्यों का निर्माण करते हैं। फिर शब्द जब दो या दो से अधिक शब्द मिल जाते हैं तो उससे फिर वाक्य बनता है। और इन्हीं वाक्यों का प्रयोग हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। यानी वाक्य बोले कि हम कोई बात कहनी होती है तो दो चार शब्द उसमें यूज़ करते हैं और वो जो शब्दों का समूह होता है वही क्या कहलाता है? वाक्य। यानी वाक्य का प्रयोग करके हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अगर भाषा की परिभाषा देखी जाए तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। ठीक है, यानी भाषा का एक माध्यम है जिसकी हेल्प से एक मनुष्य अपने विचारों को, अपने हाव भाव को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। ठीक है, भाषा के कुछ रूप होते हैं। मुख्य रूप से भाषा को दो प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला होता है इसका मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिसे अंग्रेजी में ओरल लैंग्वेज बोला जाता है। तो भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है उसे मौखिक कहते हैं। यानी हमको बोलकर या सुनकर जो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। जैसे सपोज मान लो, एक आदमी को भूख लगी और उसने अपनी पत्नी से कहा कि खाना बन गया हो तो ले आओ। उधर से पत्नी ने आवाज़ लगाई, बस 5 मिनट और प्रतीक्षा करो। तो व्यक्ति ने अपनी भावनाओं को, अपने विचार को प्रकट किया था कि उसे भूख लग रही है, तो उसने बोलकर कहा कि खाना बन गया हो तो ले आओ। उधर से पत्नी ने कहा कि खाने में अभी देर लगेगी, यानी आप 5 मिनट की प्रतीक्षा करें। ठीक है, तो यहाँ क्या था? बोलकर अपने विचारों को व्यक्त किया जा रहा है, इसीलिए भाषा कैसी है? मौखिक भाषा। ठीक है, पति और पत्नी के बीच जो बातचीत जो थी वो कैसी थी? भाषा का मौखिक रूप थी। और मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती, वह समय के अंतराल के साथ भाषा के मौखिक रूप में परिवर्तन आ जाता है और वह लुप्त भी हो सकती है। यानी समय के साथ साथ जो भाषा का मौखिक रूप होता है वो लुप्त भी हो जाता है, वो स्थायी रूप नहीं होता। यानी मौखिक भाषा को भाषा का अस्थायी रूप माना जाता है, स्थायी नहीं होता है ये। ठीक है, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों द्वारा, यानी जो ऑडियो वीडियो सिस्टम है आजकल, जैसे कैसेट्स या सीडी होते हैं, इसके रूप में भाषा के मौखिक रूप को सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी भाषा को जो मौखिक रूप होता है जो हम बोलते हैं तो उसे हम ऑडियो वीडियो सिस्टम के थ्रू
उसको रिकॉर्ड करके सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है इसका भाषा का लिखित रूप। भाषा के लिखित रूप में क्या होता है, भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी वह रूप भाषा का जिसमें हम अपने मन के भावों को या अपने विचारों को लिखकर या फिर पढ़कर व्यक्त करते हैं। भाषा का जो लिखित रूप होता है वो स्थायी रूप होता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये फिक्स रहता है। ये भाषा का जो लिखित रूप है वो स्थायी होता है। जैसे आप इस बुक में जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सब कैसा है, भाषा का लिखित रूप है और ये फिक्स है। ठीक है, यानी इस पुस्तक में आप जो कुछ पढ़ रहे हैं वह भाषा का लिखित रूप है। पुस्तकें, समाचार पत्र, दुकानों के नाम, पत्र पत्रिकाएँ आदि जो कुछ भी छपा होता है वो सब कैसा होता है, भाषा का लिखित रूप होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखिए। अब बात करते हैं हिंदी भाषा की। तो हिंदी भाषा क्या है, यह भारत की राष्ट्रभाषा है। यह भारत के कोने कोने में बोली और समझी जाती है। लेह लद्दाख, कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों और क्षेत्रों के निवासी हिंदी का प्रयोग करते हैं। यह भारत की संपर्क भाषा है, यानी भारत में जो भी कामकाज होते हैं वो हिंदी भाषा में होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा से होती है। भारत की पहचान हिंदी भाषा से है। इसको हिंदुस्तान भी बोला जाता है हिंदी की वजह से ही। जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था भारत में, उसकी शुरुआत भी हिंदी के माध्यम से हुई थी और पूरा आंदोलन हिंदी के माध्यम से ही लड़ा गया था, जिसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, भाई परमानंद, वीर सावरकर, सरोजिनी नायडू और भाई बाल मुकुंद छिब्बर जैसे स्वतंत्रता सेनानी हिंदी भाषी थे, यानी वो हिंदी नहीं बोलते थे, फिर भी इन्होंने हिंदी के माध्यम से जन जन में देश प्रेम की भावना जगाई। तो देखिए हिंदी का कितना बड़ा रोल है। यानी जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी के माध्यम से ही सहयोग किया था। फिर अंत में 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। ध्यान रखना, राजभाषा, ठीक है, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी शासन के कामकाज की भाषा भी बन गई। आज विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। यानी विश्व में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें हिंदी दूसरे स्थान पर आती है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। भारत में टेलीविज़न पर हिंदी के कार्यक्रम सबसे अधिक प्रसारित होते हैं। समाचारों के चैनल हिंदी में ही सर्वाधिक हैं। भारत में हिंदी के समाचार पत्र और पत्रिकाएं सबसे अधिक प्रकाशित होती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें हिंदी में, जितनी भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उन सब में जो कामकाज चलता है वो हिंदी में ही चलता है। व्यापार के क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदी के नामों का प्रयोग करती हैं। हिंदी भारत की पहचान है। हिंदी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार की भी राजभाषा है। ठीक है। अब उसके बाद बात आती है उपभाषा और बोली की। यानी उपभाषा क्या होती है और बोली क्या होती है। तो भाषा क्या है, भाषा का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है। जैसे पूरे भारत की भाषा क्या है, हिंदी है, लेकिन उपभाषा जो होती है वो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है। और भाषा क्या है, भाषा जो अपने मूल क्षेत्र से बाहर तक फैल जाती है, जो उसका क्षेत्र होता है उससे बाहर तक भी फैल जाती है। उसमें साहित्य की एक लंबी परंपरा होती है। उसके किसी एक क्षेत्र में बोलियां और उपभाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन जो उपभाषा होती है, उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। यानी कोई भी एक भाषा होगी, फिर उसका भी एक सीमित क्षेत्र होगा, उसमें कोई भाषा जो बोली जा रही होगी उसको हम उपभाषा का नाम देते हैं। उपभाषा में लघु कथाएँ, कहानी, कविता आदि साहित्यिक रचनाएँ लिखी जाती हैं। जैसे मथुरा के आसपास ब्रज उपभाषा बोली जाती है। वैसे ब्रज एक बोली है, लेकिन उसमें लघु कथाएँ, कहानियाँ आदि बनाई जाने लगी, इसलिए उसको उपभाषा का दर्जा दे दिया गया है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी तथा मैथिली ये सब बोलियां हैं, परंतु इनका प्रयोग साहित्यिक रचना के लिए किया जाता है, इसलिए ये उपभाषाएं बन गई हैं। भागलपुर और मुंगेर जो बिहार के ज़िले पड़ते हैं, इन जिलों में अंगिका उपभाषा है। यानी वहाँ पे क्या आएगा, अंगिका नाम से उपभाषा चलती है। इसमें साहित्यिक रचनाएँ होती हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय में इसे पढ़ाया जाता है। इन क्षेत्रों की मुख्य भाषा भी हिंदी है। तो देखिए हिंदी क्या थी, भाषा, और ये सब क्या है इसकी उपभाषाएं। और बोली क्या होती है, बोली की अगर बात की जाए तो बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। यानी ये उपभाषा से भी छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती और इसे सरकारी कामकाज की मान्यता प्राप्त नहीं होती। यानी इसमें सरकारी कामकाज नहीं होते। सरकारी कामकाज जो उपभाषा में हो सकते हैं तथा भाषा में तो होते ही हैं। जैसे खड़ी बोली क्या है, अब सीमित दायरे में नहीं बोली जाती। खड़ी बोली पहले बोली थी, लेकिन अब उसका दायरा बढ़ चुका है, तो इसलिए अब यह सामान्य जन की भाषा बन गई है, जन सामान्य की भाषा बन गई है, और उसमें साहित्यिक रचनाएं भी होने लगी हैं। तो सरकारी कामकाज में खड़ी बोली का प्रयोग हो रहा है। यानी खड़ी बोली क्या बन गई, अब एक उपभाषा बन गई है।
यहाँ देखिए कुछ आपको हिंदी और उनकी बोलियाँ दी जा रही हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ क्या क्या हैं? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू जो हरियाणवी होती है। पूर्वी हिंदी में आपको अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब बोलियाँ हैं। ये क्या है? हिंदी का क्षेत्र है और उसके अंदर बोली जाने वाली बोलियाँ। बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली और भोजपुरी बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी में कुलुई, गढ़वाली और कुमायूनी, ये बोलियाँ यहाँ बोली जाती हैं। राजस्थानी हिंदी में जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और भीली बोलियाँ बोली जाती हैं। ठीक है, ये सब बात थी किसकी? हिंदी क्षेत्रों में बोली जाने वाली विभिन्न प्रकार की बोलियाँ। अब बात करते हैं लिपि की। तो देखो मैंने शुरुआत में आपको बताया था लिपि क्या है। लिपि कुछ चिन्ह होते हैं, यानी भाषा की जो ध्वनि होती है उनको लिखने के लिए, उनको निश्चित रूप देने के लिए जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? लिपि, जिसको हम इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं। आरंभ में भाषा केवल बोली जाती थी, लिखने का पहले कोई माध्यम नहीं था, केवल भाषा का मौखिक रूप ही प्रचलन में था, उसका लिखित रूप नहीं था। धीरे धीरे भाषा को लिखने की आवश्यकता पड़ी। भाषा को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसे सपोज मान लो आपको बाज़ार से सामान लेने जाना है, तो घर से आपको 8-10 सामान गिना दिए कि आपको ये सामान लेके आना है, तो बाज़ार तक जाते जाते क्या होगा? भूल जाओगे। तो आपके दिमाग में आया क्यों ना मैं उसको लिख लूँ। जब भाषा का कोई लिखित रूप नहीं होगा तो फिर उसको लिखोगे कैसे? तो इसलिए भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए लिपि का प्रयोग किया गया। ठीक है, अनुभव की क्या था? पहले भाषा के लिखने की आवश्यकता अनुभव की गई, इसलिए भाषा की ध्वनियों के लिए चिन्ह निर्धारित किए गए पहले से। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं और इनके द्वारा भाषा लिखी जाने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ? चिन्ह विकसित किए गए, उन्हीं चिन्ह के माध्यम से भाषा फिर लिखी जाने लगी। तो अगर लिपि की परिभाषा देखी जाए तो भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है वे चिन्ह क्या कहलाते हैं? उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, यानी भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। ठीक है, विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, उर्दू की लिपि फारसी है, संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली और कोंकणी भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती हैं। भाषा के मानक रूप के लिए वर्तनी की एक रूपता आवश्यक होती है, यानी भाषा को अगर स्टैंडर्ड हमें कोई रूप देना है तो उसके लिए क्या होता है? उसकी जो वर्तनी होगी उसमें एक रूपता होनी चाहिए, यानी एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है भाषा का व्याकरण। व्याकरण बहुत ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि व्याकरण ही भाषा की शुद्धता को प्रदर्शित करता है। भाषा का शुद्ध होना उसके व्याकरण पर निर्भर करता है। अगर व्याकरण सही है तो भाषा शुद्ध होती है। भाषा और व्याकरण के बीच गहरा संबंध है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने में सहायता करता है। व्याकरण में भाषा को नियमित और व्यवस्थित बनाने के नियम होते हैं, जिनकी सहायता से हम भाषा का शुद्ध एवं प्रभावशाली प्रयोग करना सीख पाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ आपको वाक्य दिए जा रहे हैं और इनको आपको बताया जा रहा है कैसे अशुद्ध हैं और फिर ये कैसे शुद्ध होंगे। जैसे पहला वाक्य, चिड़िया पर पेड़ उड़कर बैठ गई। चिड़िया पर पेड़ उड़कर बैठ गई, तो सुनने में कैसा लग रहा है? अशुद्ध है। भाई यहाँ पे क्या है? ऐसा लग रहा है चिड़िया जमीन पे बैठी है और पेड़ उड़कर चिड़िया के ऊपर बैठ गई, तो ऐसा थोड़ी होगा। ये कैसा हो गया? अशुद्ध। शुद्ध कैसे होगा ये? फिर व्याकरण यहाँ आपको बताएगा इसको शुद्ध कैसे करना है। तो उड़ता कौन है? पेड़ या चिड़िया? चिड़िया उड़ती है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा? चिड़िया उड़कर पेड़ पर बैठ गई, ये हमें शुद्ध लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम काम कर रहा हूँ। हम का मतलब क्या है? मैं और मेरे साथ और कोई भी है। तो जब हम बात आती है तो लास्ट में क्या आता है? हैं, यानी हम काम कर रहे हैं। या फिर हो जाएगा मैं काम कर रहा हूँ, तो शुद्ध रूप जो होगा इसका वो मैं काम कर रहा हूँ, या फिर हो जाएगा हम काम कर रहे हैं। तो ये सारी बात हमें कौन बताता है? व्याकरण, यानी कौन से कर्ता के साथ में क्या क्रिया आएगी। ठीक है, ये सारी बात हमें व्याकरण बताता है। व्याकरण में भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के नियम होते हैं। व्याकरण के नियमों से इन वाक्यों के शुद्ध और अशुद्ध होने का पता चलता है, तथा व्याकरण के नियम भाषा को शुद्ध और परिमार्जित बना देते हैं, यानी बहुत अच्छा रूप दे देते हैं। ठीक है, तो अंत में अगर व्याकरण की परिभाषा की बात की जाए तो वह शास्त्र जिसे भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो ये थी व्याकरण की परिभाषा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आपके इस टॉपिक में। आपकी भाषा बोली, लिपि और व्याकरण, इनके बारे में पढ़ना था, लिपि और व्याकरण। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इसी के ऊपर आपको एक वर्कशीट मिलेगी, वो वर्कशीट आपको करनी है। कल की क्लास में जो मैथ्स की क्लास हुई थी उसके बाद आपको एक वर्कशीट दी हुई, वो आपने करी होगी। ठीक है, तो इसके बाद भी आपको एक वर्कशीट मिल जाएगी, वो आपको करनी है। और ध्यान से, अगर एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए, बाकी फिर आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, फिलहाल धन्यवाद।